हेलो फ्रेंड्स, इथोज आईएएस के करेंट अफेयर्स इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे न्यूज़ पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है। यंगेस्ट बॉडी डोनेशन इन इंडिया, भारत का सबसे कम आयु वाले देहदान का मामला सामने आया है उत्तराखंड से। और हम जानते हैं कि देहदान महादान है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। उत्तराखंड के देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 8 दिसंबर को मिस्टर राम मेहरा एंड मिसेज नैन्सी, जो पति पत्नी हैं, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। बट अनफॉर्चुनेटली द बेबी डाइड विद इन जस्ट 60 आवर्स ऑफ हर बर्थ। जन्म के केवल 2.5 दिन के बाद ही बच्ची की मृत्यु हो गई। अब ऐसे दुख की घड़ी में भी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रहने वाले इस दंपत्ति ने अपनी इन्फेंट डॉटर की बॉडी को मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए डोनेट करने का फैसला किया। मिस्टर मेहरा, जो कि एक मशीन ऑपरेटर हैं, क्लास 8 के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की, स्कूल ड्रॉप आउट कर गए। उन्हें इस फैसले के लिए उनके फैमिली डॉक्टर ने इनकरेज किया, गाइड किया। उनके फैमिली डॉक्टर, जो कि दधीची देहदान समिति एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, यह एनजीओ बॉडी और ऑर्गन डोनेशन को इनकरेज करता है। एनजीओ ने बच्ची का नाम सरस्वती रखा। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से माता पिता को समय भी नहीं मिला कि अपनी बच्ची का नाम रख पाएं। द गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट नेम्ड बाय द पेरेंट्स एंड द एनजीओ नेम्ड हर एज सरस्वती। सरस्वती जो शिक्षा की देवी हैं, और सरस्वती अपने मृत्यु के बाद अपने शरीर के माध्यम से मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में अपना योगदान करेगी। मेडिकल स्टूडेंट्स को चाइल्ड एनाटॉमी को समझने में अपनी भूमिका निभाएगी, इसीलिए उसका नाम एनजीओ ने सरस्वती रखा। अब इस मामले को भारत में यंगेस्ट बॉडी डोनेशन का मामला कहा जा रहा है। इसके पहले चूंकि सबसे कम आयु में बॉडी डोनेशन का मामला एम्स दिल्ली में 1 सप्ताह के बच्चे 1 वीक ओल्ड बेबी के बॉडी को डोनेट किया गया था। सो मोस्ट लाइकली दिस इज द यंगेस्ट बॉडी डोनेशन इन इंडिया एंड इट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट इंस्टेंस जिसमें कि किसी न्यूबॉर्न की बॉडी को डोनेट किया गया है। शुरुआत में फैमिली इस मामले को लेकर पेरेंट्स वेयर रेलक्टेंट, वो थोड़े अनिच्छुक थे, लेकिन फैमिली डॉक्टर के और एनजीओ के समझाने से दे अग्रीड फॉर द बॉडी डोनेशन, और फिर उनकी फैमिली ने भी उनके इस फैसले को सपोर्ट किया। और फाइनल कॉल बॉडी डोनेशन का द गर्ल चाइल्ड्स मदर टुक द फाइनल डिसीजन। माँ ने अंतिम फैसला किया कि बच्ची के शरीर को डोनेट करना है। नाउ अब माँ ने ये फैसला क्यों किया है या पेरेंट्स ने ये फैसला क्यों किया, इसके पीछे के अगर आप रीज़न को जानेंगे तो और आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। द मदर सेड दैट बाय डोनेटिंग हर बॉडी आई एम मेकिंग हर इमॉर्टल। उसके शरीर का दान करके मैं उसे अमर करना चाहती हूँ, अमर बना देना चाहती हूँ। शी विल सर्व अ ग्रेटर कॉज फॉर मैनकाइंड विच वी कुड नॉट डू। वह पूरी मानव जाति के लिए एक ऐसा उद्देश्य पूरा करेगी जो हम नहीं कर सके। तो आप समझिए कि दुख और संकट की घड़ी में जहाँ जन्म देने के बाद कोई भी स्त्री ममता से लबरेज होती है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम और स्नेह से लबरेज होती है, ऐसे में इतना बड़ा दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट जाए और फिर जाकर उस दंपत्ति ने यह फैसला किया कि अपनी बेटी के शरीर को हम शिक्षा के लिए और पूरी मानव जाति के लिए दान करेंगे, यह अपने आप में कितना इंस्पिरेशनल, कितना प्रशंसनीय और कितना अनुकरणीय उदाहरण है। सो जस्ट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डिसीजन दे हैव टेकन। और उसके बाद द गर्ल चाइल्ड्स बॉडी वाज डोनेटेड। एनाटॉमी डिपार्टमेंट जो दून मेडिकल कॉलेज का है उसको डोनेट कर दिया गया, और उनके शरीर को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में ऑर्गन डोनेशन के प्रति अवेयरनेस रेज करने के लिए रखा जाएगा। हॉस्पिटल के अनुसार यह डोनेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेडिकल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में काम करेगा। पेडियाट्रिक हेल्थ इशू यानी कि बाल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को के प्रति उनकी समझ को बेहतर बनाएगा, और इस तरीके से फ्यूचर में पोटेंशियली फ्यूचर लाइफ्स को सेव करेगा, भविष्य में बच्चों के और लोगों के जीवन को सुरक्षित करेगा। और ये कितना कंपैशनेट डिसीजन है, क्योंकि फैमिली ने न केवल अपने चाइल्ड की मेमोरी को ऑनर किया है, बल्कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में भी कंट्रीब्यूट किया है, जिससे कि भविष्य में मरीजों को फ़ायदा पहुँचेगा। अब अगर हम भारत में ऑर्गन डोनेशन की स्थिति के बारे में थोड़ी सी एक छोटी चर्चा करें, तो हम जानते हैं कि भारत में क्रॉनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा बर्डन है। वी आर इवन सेड टू बी द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में 17,000 to 18,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रतिवर्ष होता है, 17 से 18,000, लेकिन जो एस्टिमेटेड ऑर्गन डिमांड से काफ़ी कम है।
यूएस और चाइना के बाद भारत में सबसे ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रतिवर्ष होता है, पर यह ध्यान रखना होगा कि यह हाई इनकम कंट्रीज़ में होने वाले ट्रांसप्लांटेशन रेट पर मिलियन पॉपुलेशन से काफ़ी कम है। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन किडनी है, लेकिन जो करंट नंबर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन हैं भारत में लगभग 11,500 के आसपास, वह टोटल एनुअल रीनल फेलियर 2 लाख के आसपास इंडिया में एनुअल किडनी फेलियर्स के केस आते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल सालाना 11,500 के आसपास किडनी ट्रांसप्लांटेशन के केसेस भारत में किडनी ट्रांसप्लांटेशन किए जाते हैं। तो आप इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना गैप है इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का महत्व, यहीं से बॉडी डोनेशन का महत्व हमें समझ में आता है। जबकि अभी देखें तो भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किडनी ट्रांसप्लांटेशन को PMJ के अंतर्गत शामिल किया है। ज़्यादातर ये जो सर्जरीज होती हैं, अच्छा ऑर्गन डोनेशन भारत में अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूसिविटी का और इक्विटी का कंसर्न है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्राइवेट सेक्टर में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, जो अधिकांश मरीजों के लिए अनएफोर्डेबल होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भारत ने हालांकि प्रगति की है, खासकर नेफ्रोलॉजी में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन इंक्लूसिविटी और इक्विटी अभी भी एक इसमें कंसर्न है। सभी लोगों को एक समान एक्सेस ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स के लिए नहीं है। साथ ही साथ जो डोनर्स हैं, डिसीज डोनर्स हों या लाइव डोनर्स हों, उनके ऑर्गन का सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और सब ऑप्टिमल डोनेशन भी एक महत्वपूर्ण मामला है। मतलब पर डिसीज डोनर हम उनसे कितने ऑर्गन को हार्वेस्ट कर सकते हैं और कितने हम सक्सेसफुली डोनेटेड ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारा सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है, जिसको कि फर्दर मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च में एडवांसमेंट से हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, सब ऑप्टिमल डोनेशन के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स हैं, लोगों के अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, हेल्थ केयर सिस्टम की डिफिशियंसीज़ हैं कि हम उतनी जल्दी जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग पीरियड होता है लेस देन 15 आवर्स का, तो हम उस लेस देन 15 आवर्स में ऑर्गन को हार्वेस्ट करने के लिए एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं हैं। हमने रिलीजियस कल्चरल फैक्टर्स की बात की, सुपरस्टिशंस की बात की, तो इन सब के कारण एक ओवरऑल सब ऑप्टिमल डोनेशन की सिनेरियो इंडिया में है। इसे प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने और सेफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को इनकरेज करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है, और इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट THOA 1994 है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, जिसे अंतिम बार 2014 में संशोधित किया गया था, अमेंड किया गया था। दिस एक्ट अलाउज बोथ डिसीज्ड एंड लिविंग डोनर्स टू डोनेट देयर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट के अंतर्गत जो डिसीज्ड हैं, मृत्यु जिन लोगों की हो गई, और लिविंग डोनर्स जीवित लोग, दोनों ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत ऑर्गन डोनेशन को कॉमर्शियलाइज करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि ऑर्गन कॉमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता है, पैसे देकर अंग नहीं बेचे जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रेन डेथ के कंसेप्ट को लीगलाइज किया गया। इफ़ अ पेशेंट इज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, सो हिज और हर ऑर्गन्स कैन बी यूज्ड फॉर डोनेशन। सो द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन डेथ इन इंडिया वॉज लीगलाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रही है पूरे देश में ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स अवेलेबल हों ट्रांसप्लांटेशन हेतु, और वैसे मरीजों को मदद मिल सके जो कि ऑर्गन फेलियर के कारण ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक एपेक्स लेबल ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार ने नोटो इस्टेब्लिश किया है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही साथ अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रांसप्लांट एंड रिट्राइवल हॉस्पिटल्स, टिश्यू बैंक्स, दे हैव बीन क्रिएटेड। इन सभी का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन को इनकरेज किया जाए। नोटो ने अपना एक वेब पोर्टल भी बनाया है www.noto.mohfw.gov.in, जिस पर कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया गया है। वैसे लोग जो अपने मृत्यु के उपरांत ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं वो इस वेब पोर्टल पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं, जिसे कि पिछले साल 17 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा भारत सरकार ने 5 रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस रोटो को भी इस्टेब्लिश किया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई और गुवाहाटी में रोटो स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो को भी इस्टेब्लिश करने की योजना है। 21 राज्यों में अभी तक ऐसे स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जा चुके हैं और पेशेंट जो कि ऑर्गन फेलियर से सफ़र कर रहे हैं वह ऑर्गन को प्राप्त करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इस वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी भारत सरकार ने जारी किया है 1800-114-770 1800-114-770, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। सो दिस इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म which has been created by the government of India for information on organ donation, transplantation and facilities, which also provides online registration of hospitals for networking and creation of a national registry। तो भारत में यह जो अभी परिदृश्य है ऑर्गन डोनेशन का वो कुछ इस प्रकार है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हम ये भी जान लें कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2010 से यह परंपरा शुरू हुई है। 3 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि भारत में पहली बार 3 अगस्त 1994 को ही डिसीज्ड डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पहली बार किया गया था कि किसी मरे हुए व्यक्ति के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था सक्सेसफुली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 3 अगस्त 1994। इसीलिए 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। Now, with all these informations, how it is important from our exam perspective। तो अभी हम लोगों ने जैसे इस पर्टिकुलर केस की बात की, तो प्रीलिम्स के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानना जरूरी है कि भारत में नवजात शिशु के भी शरीर को डोनेट किया जा सकता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है जो स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, बॉडी डोनेशन ऑफ इन्फेंट्स। तो हमने इस मामले में ये बात को समझा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट की बात की, 1994 की बात की, है ना, 1994 की बात की। इसके जो प्रोविजंस हैं, चाहे वो नोटो को लेकर हों, सोटो को लेकर हों, रोटो को लेकर हों, उस संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑर्गन सेल बैन है, ऑर्गन सेल को बैन करता है यह एक्ट, कमर्शियलाइज नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि लिविंग और जो डिसीज्ड इंडिविजुअल्स हैं वो दोनों ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपको यह एग्जाम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, आपको कंपैशन, काइंडनेस, इन सब वर्च्यूज को, वैल्यूज को पोर्ट्रे करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ऐसे में हम स्टूडेंट्स में यह टेंडेंसी देखते हैं कि हम फिक्शनल स्टोरी लिखते हैं, हाइपोथेटिकल स्टोरीज खुद से वहाँ पर बनाकर ऐसे में इंट्रोडक्शन में लिखते हैं या कहीं पर लिखते हैं। तो ये उतना स्ट्रॉन्ग वेट ऐड नहीं करता, ये उतना स्ट्रेंथ ऐड नहीं करता है आपके इंट्रोडक्शन में। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दें जो कि सच में काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और यह केस एक उस तरीके का इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है जिसे आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर 1 में, 2 में जहाँ सोसाइटी हेल्थ संबंधी मामले हैं, आजकल यंग जनरेशन के लोगों में सुपरस्टिशन का प्रभाव धीरे धीरे कम होता दिखता है, जहाँ वो ऐसे भी फैसले लेते हैं जो पहले समाज में टैबू माना जाता था। तो आप सोशल चेंज से भी जोड़कर इसे देख सकते हैं, सोशल चेंज से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं, मैटरनिटी से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड तो ये मैटर है ही है, पब्लिक हेल्थ हो गया। पेपर 3 में साइंस टेक में ऑर्गन डोनेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, है ना, मेडिकल रिसर्च, एडवांसमेंट, वहाँ पर आप इस पॉइंट को रेज कर सकते हैं, खासकर ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन के रिस्पेक्ट में। पेपर 4 की आप जहाँ तक बात करें तो पेपर 4 में आपको सभी वैल्यू इस केस में आपको देखने को मिलते हैं। हमने बात की कि माता पिता की ममता को ओवरकम करके जो जेनरोसिटी इस कपल ने दिखाई है, जिस प्रकार की जेनरोसिटी इस कपल ने दिखाई है, आप उसको एक वैल्यू के रूप में समझ सकते हैं कि इन मामलों में हमें ऐसे वैल्यूज को
देखने का मौका मिलता है। एट द सेम टाइम हाईएस्ट कंपैशन, तो ये सभी जो वैल्यूज़ हैं आप इसके केसेस में इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। जनरोसिटी, हाईएस्ट कंपैशन दे हैव डिस्प्लेड, सेल्फलेसनेस, इससे बढ़कर सेल्फलेसनेस और क्या हो सकती है जब आप अपने दुख के पहाड़ को पार करते हुए पूरी मानव जाति के लिए इतना बड़ा निस्वार्थ फैसला करते हैं और अपनी सबसे प्यारी चीज़ को किसी को दान में दे देते हैं पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए, भविष्य में होने वाले रोगों के उपचार के लिए और सभी के कल्याण के लिए। साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन और अवेयरनेस में जो एनजीओज की भूमिका है, तो हमें एनजीओज की भी भूमिका के बारे में पेपर 2 और पेपर 4 में पढ़ना होता है, लिखना होता है। तो वहाँ पर आप एनजीओज की भूमिका को हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे समाज में और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में, मोरल डिसीजंस को लेने में एनजीओ एक रोल प्ले करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा केस एक्सट्रीम काइंडनेस, अल्टीमेट जेनरोसिटी, हाईएस्ट सेल्फलेसनेस और अल्टीमेट कंपैशन का केस है। So thank you friends for being with us in the video. We will be coming soon with a new video. Till then, bye, take care, thank you.